हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर एंटीबायोटिक का इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। दोस्तों, इसके अंदर जो अपन एंटीबायोटिक से रिलेटेड कॉमन टर्म्स लाइक बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइडल या नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये टर्म्स का क्या मीनिंग है। दूसरा, हाउ एंटीबायोटिक वर्क, कोई भी एंटीबायोटिक दवाई है वो कैसे काम करती है, या जब भी हम कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हम उसको एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं, तो हम हाउ टू चूज एन एंटीबायोटिक फॉर एन इन्फेक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं कि जब हम एंटीबायोटिक चूज करते हैं तो उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं कि इसको ये एंटीबायोटिक देनी है। दोस्तों, इसके बारे में आज अपन एक इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक। एक्चुअली जो लाइफ इज कांस्टेंट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो हमारी लाइफ है उसके अंदर लगातार इन्फेक्शन से हमारी लड़ाई चलती रहती है। जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे लगातार, एक्चुअली जो बैक्टीरिया आर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, हमारे एयर में, हमारे मिट्टी में, पानी में, और इवन हमारे बॉडी में, हमारे स्किन पर, हमारे गट फ्लोरा में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में न्यूमरस बैक्टीरिया हैं। एक्चुअली जितने हमारे बॉडी में सेल नहीं है उससे ज़्यादा कहीं हमारी स्किन पर और हमारे नॉर्मल जो गट फ्लोरा, इसके अंदर बैक्टीरिया दोस्तों हमारे चारों तरफ है। तो हम अपने आप में खुद ही एक इकोसिस्टम है। लेकिन दोस्तों, अब आप सोचोगे इतने बैक्टीरिया फिर भी हमारे इन्फेक्शन क्यों नहीं होता है। दोस्तों, हम हाइजीन मेंटेन करते हैं, हम बार बार हाथ धोते हैं, अपनी स्किन नहाते हैं तो हमारी स्किन को साफ करते हैं। तो जो हम हाइजीन मेंटेन करते हैं, दूसरा हमारे जो बॉडी है उसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम है वो कांस्टेंट फाइट करता रहता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे कांस्टेंट फाइट करता रहता है, तो इसलिए हमको इन्फेक्शन नहीं होते। कई बार हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है या हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो दोस्तों हमको इन्फेक्शन हो जाते हैं। दूसरा, जो बैक्टीरिया हमारे, मैंने जैसा बताया बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी पर या हमारे अराउंड, तो जो कुछ बैक्टीरिया, हमेशा बैक्टीरिया खराब नहीं होते हैं, कई बार बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं। जैसे जो हमारे नॉर्मल गट फ्लोरा के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो हमारे बॉडी में अदर हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनसे वो लड़ते हैं, नॉर्मल गट फ्लोरा के बैक्टीरिया। तो उनको बढ़ाने के लिए आप जानते हो, दही दही लोग खाते हैं। किसी को डायरिया होता है तो बोलते हैं दही खाओ। तो दही खाने से क्या होता है दोस्तों, जो हमारे नॉर्मल कमेंशियल बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाते हैं। और हम कई बार जब डायरिया होता है तो प्रोबायोटिक ड्रग्स देते हैं। तो प्रोबायोटिक ड्रग्स भी, उनके अंदर भी जो हमारे नॉर्मल कमेंशियल गट फ्लोरा है उसको वो बूस्टन करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। इसलिए इनको भी दोस्तों अपन देते हैं। विटामिन B12 जो है वो भी हमारे नॉर्मल गट फ्लोरा को बढ़ाती है। तो ये जनरलाइज चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा दोस्तों, एक टर्म्स है जो अपने को याद रखना है। एक्चुअली जो आज मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, अभी एंटीबायोटिक की सीरीज में लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, उनका पर्पज क्या है। उनका पर्पज दोस्तों ये है कि जब भी हम एंटीबायोटिक कभी पढ़ते हैं या कभी भी बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो दोस्तों एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दोस्तों उसमें ही हम अटक जाते हैं। हम बहुत डिटेल में उसका क्लासिफिकेशन पढ़ने लगते हैं, हम बहुत डिटेल में उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने लगते हैं, और फिर हमको समझ में नहीं आती या हमें याद नहीं रहती, तो हम एक बोर हो जाते हैं कि भाई अब हमसे नहीं होगा और रख देते हैं किताब। तो दोस्तों, मेरा जो आज का या आगे 2-3 जो भी मैं लेक्चर बनाऊंगा एंटीबायोटिक पे, उनका पर्पज यही है कि हम जो भी काम की चीज़ है जो हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होगी उसी पे फोकस करें। जब एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं तो हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं उसको समझें, या बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो कहाँ पर फोकस कर रहे हैं या कहाँ पे फोकस करना है, उस चीज़ को दोस्तों हमें समझ पाएँ। इस चीज़ के लिए हमारा मेन जो है पर्पज है इस जो वीडियो रिकॉर्ड करने का भी। तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैंने कहा एंटी माइक्रोबियल क्या होता है दोस्तों, और एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक नाम से ही समझ में आ रहा है, ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया, केवल बैक्टीरिया पे ही वर्क करते हैं। लेकिन एंटी माइक्रोबियल एक जनरलाइज्ड टर्म है, इसमें सभी माइक्रोब्स आते हैं। जैसे अगर कोई एंटी वायरल ड्रग है या एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग है, इवन एंटी फंगल ड्रग है, ये सारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग हैं दोस्तों। क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल एक जनरलाइज टर्म है, इसके अंदर सारे जितने भी अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कवर करने वाली दवाइयाँ आती हैं।
लेकिन एंटीबायोटिक अपन केवल सिंपली बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, तो अपने को एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया के लिए यूज करना है। एक टर्म और है दोस्तों, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। दोस्तों ये बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है? जो बैक्टीरियोसाइड, पहले बैक्टीरियोस्टैटिक समझते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक जो ड्रग्स होती हैं दोस्तों, वो बैक्टीरिया के रिप्लिकेशन या उसके ग्रोथ को रोक देती हैं दोस्तों। अगर बैक्टीरिया का रिप्लिकेशन नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बैक्टीरिया को मारने का टाइम मिल जाएगा, उसको मारने का टाइम मिल जाएगा। तो ये जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग हैं एवं केवल अपने जो बैक्टीरिया हैं, जो बैक्टीरिया अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उसकी ग्रोथ को, उसके रिप्लिकेशन को रोक देती हैं। उसके बाद बाकी काम हमारा इम्यून सिस्टम कर देता है। तो जो इरेथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन इस टाइप की जो ड्रग हैं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। लेकिन दोस्तों जो बैक्टीरियोसाइडल हैं वो अपने बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, बैक्टीरिया को मारती हैं। और जो अपने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हैं वो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग हैं। इसको दोस्तों अपन आगे और समझेंगे। बहुत सारे जो अपने पर्टिकुलर जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक या मैक्रोलाइड्स, इसके लिए अपन बहुत अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अभी केवल टर्म समझो, बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स ओनली ग्रोथ को रोकेगा, रिप्लिकेशन को रोकेगा, नंबर को रोकेगा, बाकी काम हमारा इम्यून सिस्टम करेगा। लेकिन बैक्टीरियोसाइडल जो ड्रग्स हैं वो डायरेक्ट बैक्टीरिया पे काम करती हैं और उसको किल कर देती हैं दोस्तों। एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। दोस्तों एक नाम से ही समझ में आ रहा है, नैरो स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया या पर्टिकुलर इन्फेक्शन में दोस्तों काम करती हैं, उन एंटीबायोटिक को अपन बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। और एक जो दवाई है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, उनको बोलते हैं जो कई सारे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया या बहुत सारे बैक्टीरिया को एक साथ कवर करती हैं। जैसे ग्राम पॉजिटिव को भी कवर कर रही है, ग्राम नेगेटिव को भी कवर कर रही है, MRSA को भी कवर कर रही है। तो दोस्तों अपन उसको बोलेंगे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। लेकिन अगर कोई दवाई केवल ग्राम नेगेटिव को कवर कर रही है तो वो नैरो स्पेक्ट्रम है, केवल ग्राम पॉजिटिव को कर रही है तो भी वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कभी भी किसी को इन्फेक्शन हो तो सीधा उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देना चाहिए जिससे पेशेंट सही हो जाए क्योंकि उसका कवरेज बहुत अच्छा है? नहीं दोस्तों, अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कभी भी पेशेंट को नहीं देनी है। अगर कोई OPD पेशेंट है, कोई इसको सिंपल इन्फेक्शन है, तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं देना है दोस्तों। अगर अपन अनएथिकल अनजुडिशियस यूज अगर एंटीबायोटिक का करेंगे तो उससे उसका रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है दोस्तों। अगर अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं तो ऑब्वियसली पेशेंट ठीक तो हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा फायदा है, पेशेंट ठीक हो जाएगा, पेशेंट तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से भी ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में जब उसको बार बार ये इन्फेक्शन होगा तो वो उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं होगा दोस्तों। तब आप उसके लिए क्या करोगे? या अगर कोई रेजिस्टेंट डेवलप हो गया दोस्तों, तो वो जो पेशेंट है आप उसके लिए तो नुकसान कर ही रहे हो। उस एंटीबायोटिक से अगर रेजिस्टेंट डेवलप होता है अपनी कम्युनिटी में तो आप पूरी कम्युनिटी का नुकसान कर रहे हो दोस्तों। तो हमेशा आपको नैरोएस्ट एंटीबायोटिक चूज करना चाहिए नॉर्मल इन्फेक्शन में। अगर कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तभी कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, जनरलाइज सेप्टिसीमिया है दोस्तों, तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना चाहिए। क्योंकि अपने को तत्काल फायदे के लिए, केवल अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए ये ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये कम्युनिटी की बात है, पूरे अपन कम्युनिटी, जो अपन ह्यूमन कम्युनिटी को ही अगर वो करेंगे। क्योंकि एंटीबायोटिक ऐसी दवाई नहीं है कि आप रोज़ हमारे साइंटिस्ट एक नया एंटीबायोटिक खोज देंगे। जो 30 साल या 20 साल पहले जो एंटीबायोटिक थे दोस्तों, आज भी हम उन्हीं एंटीबायोटिक से काम चला रहे हैं। बहुत दिनों बाद कोई जाके एक एंटीबायोटिक मार्केट में नई आती है, अगर हम उसका अनएथिकल अनजुडिशियस यूज करेंगे दोस्तों तो हमारा धीरे धीरे इन एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। तो फिर आगे हम इसका कैसे उसका मतलब ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा अपने को इस एंटीबायोटिक को लेके थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में कोई रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्शन अपने बच्चे को हो जाता है या अपने पेरेंट्स को हो जाता है तो दोस्तों हमें कैसा लगेगा? उस छोटे से इन्फेक्शन की वजह से हमको भी बहुत बड़े हाई एंटीबायोटिक अपने बच्चे में, अपने माँ बाप में यूज करने पड़ेंगे। तो हमको
कम्युनिटी में भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जैसा मेरे साथ ना हो ऐसा किसी दूसरे के साथ भी ना हो दोस्तों। इसलिए हमेशा एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए, साइट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए, इन्फेक्शन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं सीधा ही कोई पेशेंट आया अपन उसको मेरोपेनेम ठोक रहे हैं या पेपेरासिलिन टेजोवेक्टम लगा रहे हैं, यूटीआई के पेशेंट को पेपेरासिलिन टेजोवेक्टम लगा रहे हैं, जो कि नाइट्रोफ्यूरेंटन से ही सही हो सकता है। उसके लिए बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है ये, उसी से सही हो जाएगा। लेकिन आप पेपेरासिलिन टेजोवेक्टम लगाएंगे तो भी दोस्तों सही होगा। लेकिन अगर उसको रेजिस्टेंट डेवलप हो गया तो दोस्तों आप उसका ही नहीं पूरी कम्युनिटी का दोस्तों नुकसान कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमेशा आपको माइंड में रखना है। जब भी आप एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो हमेशा नैरो स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर जाएंगे। दूसरा दोस्तों, अगर कोई पेशेंट वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है और अगर उसको कोई सेप्टिसीमिया है तो दोस्तों अपने एंटीबायोटिक में एक रूल होता है कि एक्सीलरेट क्विकली एंड डी एक्सीलरेट स्लोली। आपको पता है पेशेंट इस नॉर्मल ओरल एंटीबायोटिक से सही नहीं होगा तो अपने को सीधा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हाई एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए, जिससे कि वो इन्फेक्शन कवर हो सके। और अपन धीरे धीरे अगर उसको कवर करेंगे तो रेजिस्टेंट के चांस ज़्यादा रहते हैं। एक बार वो ठीक हो जाए फिर उसको धीरे धीरे डी एक्सीलरेट करना चाहिए। तो जब भी अपन एंटीबायोटिक यूज करें तो एक्सीलरेट क्विकली, डी एक्सीलरेट स्लोली। ये कब है? हॉस्पिटल सेटअप में। लेकिन अगर अपन ओपीडी की बात करें, नॉर्मल पेशेंट की बात करें, तो अपने को हमेशा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चूज करना होता है। बाकी दोस्तों अभी जो अपन थोड़ा सा एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपने को बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन के बारे में ओरिएंट करना है। दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया कि जब भी अपन माइक्रोबायोलॉजी में या क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसका इतना डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ने लगते हैं जिससे हमारे को कुछ याद ही नहीं रहता और ऐसा लगता है कि यार ये हमसे नहीं होगा और हम उस किताब को बंद करके रख के छोड़ देते हैं और फिर उसको दोबारा खोलने के लिए भी सोचते भी नहीं है। तो जब अपन एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में दोस्तों ओरिएंटेशन होना जरूरी है। तो मैंने बैक्टीरिया के कई सारे क्लासिफिकेशन होते हैं बट सिंपलेस्ट वे, जैसे हम अपन एंटीबायोटिक पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव में काम करें ग्राम नेगेटिव में, तो थोड़ा सा समझें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव या ये क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। दूसरा, सबसे पहले दोस्तों अपन ने जो बैक्टीरिया है, जो अपन बैक्टीरिया को सबसे पहले जो क्लासीफाई करा उनके शेप के बेसिस पे करा दोस्तों, कोकाई और बेसिलाई। कोकाई गोल गोल होते हैं जो इस डायग्राम में पर्पल कलर के या ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं वो कोकाई हैं, और जो रॉड शेप के होते हैं उनको अपन बोलते हैं दोस्तों बेसिलाई। बेसिलाई या कोकाई, कोकाई को अगेन अपन ने उनकी जो किस तरह से गोल गोल जो बॉल टाइप के बैक्टीरिया हैं किस तरह से उनका अरेंजमेंट है, अगर उनका अरेंजमेंट एक चेन के फॉर्म में है तो उनको अपन दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं, और अगर उनका अंगूर के गुच्छे की तरह है उनका अरेंजमेंट तो उनको अपन स्टेफाइलोकोकाई बोलते हैं। एक और दोस्तों क्लासिफिकेशन है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसको दोस्तों कैसे अपन ने क्लासिफाई करा, एक्चुअली क्रिश्चियन वॉयलेट डाई होती है उससे अपन इनको स्टेन करते हैं। अगर ये बैक्टीरिया उसका कलर रिटेन करते हैं और पर्पल कलर के दिखते हैं तो उसको अपन बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन अगर दोस्तों ये क्रिश्चियन वॉयलेट डाई का को रिटेन नहीं करते हैं और ये फिर तो ये पिंक कलर के दिखते हैं तो उनको अपन बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम नेगेटिव, जो बेसिलाई हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं और जो कोकाई हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। तो दूसरा दोस्तों ये क्लासिफिकेशन है। तीसरा आप सभी जानते हो एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक नाम से समझ में आ रहा है ऑक्सीजन चाहिए इनको सर्वाइव करने के लिए, एनारोबिक बिना ऑक्सीजन के भी काम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों थोड़ा सा ओरिएंटेशन है। बाकी डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो आप माइक्रोबायोलॉजी की बुक में देख सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं। बट जब अपन एंटीबायोटिक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये आपको क्या ग्राम पॉजिटिव होते हैं, क्या कोकाई होते हैं, क्या बेसिलाई होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ये ओरिएंटेशन होना चाहिए। एक दोस्तों अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। कभी भी जब अपन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको अपन कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है अपन प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक। नाम से ही समझ में आ रहा है अभी पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं है, पेशेंट को अपन प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दे रहे हैं। दोस्तों प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक की कब जरूरत पड़ती है आप सब जानते हो, जब भी कोई सर्जरी अपन प्लान करते हैं तो ड्यूरिंग
सर्जरी और आफ्टर सर्जरी इन्फेक्शन कम से कम हो, तो हम जब भी कोई सर्जरी या सर्जन कोई भी ऑपरेट करता है किसी पेशेंट को, तो उससे पहले एक एंटीबायोटिक दवाई स्टार्ट कर देता है। उसको अपन बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। उसका क्या पर्पज होता है कि ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी जो इन्फेक्शन होने वाले हैं वो कम से कम हो। तो उसके लिए एक सेफ्ट्रिएक्सोन या सेफोटेक्सिम जो भी एक इंजेक्शन वो पहले से ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं एक दिन पहले से, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। दूसरा दोस्तों जो टर्म है वो है एम्पेरिक ट्रीटमेंट, एम्पेरिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। एम्पेरिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दोस्तों क्या होता है, एम्पेरिक थेरेपी क्या होती है? एक्चुअली एम्पेरिक थेरेपी में पेशेंट को इन्फेक्शन है ये आपको पता है, लेकिन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन है ये पक्का नहीं पता है, आपको फिक्स नहीं है कि कौन सा इन्फेक्शन है, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है कि इसमें कौन सा इन्फेक्शन है, और आप एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे हो उसके बावजूद भी, तो उसको अपन बोलते हैं एम्पेरिक थेरेपी। एम्पेरिक थेरेपी दोस्तों फिर कैसे देते हैं आपको पता नहीं है, तो एम्पेरिक थेरेपी एक्चुअली अपन जो पैथोजन का सिम्टम क्या है या किसी का पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, अगर पेशेंट को पेशाब में जलन है ये इसका सिम्टम है, तो आपको समझ में आएगा कि पेशाब में जलन है तो पेशाब में जलन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करते हैं, यूटीआई है पेशेंट को, तो यूटीआई पेशेंट को है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो उसके सिम्टम और उसका पोर्टल ऑफ एंट्री इसके बेसिस पे दोस्तों आपने डिसीजन लिया, तो आप उसको कोई भी नाइट्रोफिरोंटाइन या जो भी मेट्रोनिडाजोल या जो भी दवाई देंगे वो फ्लॉक्सोनिडाजोल, ये उसका क्या है एम्पेरिक थेरेपी। अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो आपको पता है कि पेशेंट को अच्छा डायरिया है तो इसको O2 दे दो या इसको प्रोबायोटिक दे दो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डायरिया है या इसको सिम्टम डायरिया है तो इसको ये ऑर्गेनिज्म होने की पॉसिबिलिटी है, तो अपन ने कोई कल्चर सेंसिटिविटी नहीं कराया, सिंपली इसको अपन ने एक एंटीबायोटिक दे दिया और पेशेंट ठीक हो गया, तो ये क्या है एम्पेरिक थेरेपी। तीसरा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दोस्तों आपको कंफर्म है कि ये बैक्टीरिया है और ये एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, वो है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कैसे देंगे दोस्तों, सबसे पहले पेशेंट का कल्चर करेंगे, सेंसिटिव टेस्ट कराएंगे और अपन डिसाइड करेंगे कि ये एंटीबायोटिक इसको ये बैक्टीरिया है और ये इसको अपन ट्रीटमेंट देंगे। तो तीन तरह की एंटीबायोटिक थेरेपी हो गई, एम्पेरिक थेरेपी प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी, एम्पेरिक थेरेपी एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट या डेफिनेटिव थेरेपी। तो दोस्तों ये है प्रोफाइलेक्टिव, अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, सर्जरी से पहले अपन ने एंटीबायोटिक स्टार्ट करी, वो कैसा ट्रीटमेंट है प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। एम्पेरिक थेरेपी, इन्फेक्शन लग रहा है बट पता नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो ये कौन सा हुआ एम्पेरिक थेरेपी। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में अपन ने कोई भी इन्फेक्शन सस्पेक्ट करा, एम्पेरिक थेरेपी स्टार्ट कर दी, डायग्नोस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन फ्रॉम सिम्टम एंड पोर्टल ऑफ एंट्री, और साथ में उसको अपन ने कल्चर फ्रॉम सस्पेक्टेड साइड भेज दिया, ग्राम स्टेनिंग करी, आइडेंटिफिकेशन करा और ससेप्टिबिलिटी करी। तो दोस्तों ये उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। अगर हम बिना कल्चर सेंसिटिविटी के एंटीबायोटिक देते हैं तो दोस्तों वो उतना अच्छा काम भी नहीं करती है, कई बार पेशेंट ठीक भी नहीं होता और रेजिस्टेंस के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अपने को कल्चर सेंसिटिविटी दोस्तों ज़रूर करना चाहिए, अगर कोई पेशेंट है उसको इन्फेक्शन है तो अपने को कल्चर सेंसिटिविटी कराना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अपन नेक्स्ट जो इस अपने एंटीबायोटिक का जो अपन इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें जो अपन नेक्स्ट जो पढ़ने जाएंगे वो है दोस्तों हाउ एंटीबायोटिक वर्क, एंटीबायोटिक कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों जो मोस्ट ऑफ दी ड्रग्स हैं जैसे एंटी हाइपरटेंसिव हैं या एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, तो जो मोस्ट ऑफ दी ड्रग्स हैं पेशेंट में उसके ऑर्गन या किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर पर काम करते हैं, लेकिन जो एंटीबायोटिक है दोस्तों उसको पेशेंट पे काम नहीं करना चाहिए। एक अच्छी एंटीबायोटिक के अंदर ये उसका करेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो अपने पेशेंट पे कम से कम काम करे और ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया पे काम करे। तो जो बैक्टीरिया पे काम करती है एंटीबायोटिक वो उसका एक्शन होता है, और जो उसके अलावा इंसान पे या ह्यूमन पे जो काम करती है, हमारे ऊपर जो काम करती है, वो उसका साइड इफेक्ट होता है। जैसे अगर किसी को सोर थ्रोट हो रहा है और हमने उसको अमोक्सिक्लेव दिया और पेशेंट ठीक हो गया, उसने बैक्टीरिया को मार दिया, ये उसका क्या है अमोक्सिक्लेव का एक्शन है। लेकिन अगर साथ में हमारे दस्त भी कर दी, हमारे नॉर्मल गट फ्लोरा को भी उसने मार दिया, तो पेशेंट के अगर डायरिया हो गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वो उसका
साइड इफेक्ट है। तो एंटीबायोटिक का अगर बैक्टीरिया पे जो इफेक्ट है वो तो क्या है, उसका एक्शन है, लेकिन अगर वो ह्यूमन पे कोई इफेक्ट कर रहा है तो वो उसका साइड इफेक्ट है दोस्तों। एक और चीज मैं आपको भी बताना चाहूंगा, जो पैथोजन एवोल्यूशन में हमारे जितने क्लोज होते हैं, जैसे चूहे हमारे ज्यादा क्लोज हैं बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, या कीड़े मकोड़े जो है वो आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ और आर्थ्रोपोडा, रेप्टिलिया, ये मैं भूल गया, मैमल्स, ये जब हम पीएमटी की तैयारी करते थे तो खूब पढ़ा था इसको। तो जो ये एवोल्यूशन का क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ से लेके और मैमल्स तक, इसमें जो एनिमल या जो पैथोजन हमारे जितने क्लोज होगा उसको मारने वाली दवाई भी हमें मार सकती है। मीन्स अगर कोई कीड़े मारने की दवाई है या चूहे मारने की दवाई है तो वो ह्यूमन पे भी वर्क करेगी, लेकिन जो एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मार रही है वो हमारे को नहीं मारेगी, हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। तो जो पैथोजन इवोल्यूशन में जितना ज़्यादा हमारे क्लोज है उनको मारना उतना ही ज़्यादा रिस्की है, उनको मारने वाली दवाई हमें भी मार सकती है। दूसरा हम जो बात कर रहे थे हाउ एंटीबायोटिक वर्क या एंटीबायोटिक का जो एक्शन है उसके बारे में दोस्तों बात कर रहे थे। तो एक्चुअली जो ह्यूमन सेल है और उसके अंदर और जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर दो डिफरेंस होते हैं। एक जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है, उसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन होती है, उसको अपन बोलते हैं सेल वॉल। तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है दोस्तों। तो इसी का फायदा हमारे साइंटिस्ट ने उठाया। हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे सब्सटेंस सर्च करे, रिसर्च करे जो कि इस सेल वॉल को सिंथेसिस को रोकते हैं। तो उनको अगर सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरियल सेल डाई हो जाएगी, और वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अपने एंटीबायोटिक का। दूसरा दोस्तों, जो हमारी सेल, जो ह्यूमन सेल है और बैक्टीरियल सेल में जो दूसरा डिफरेंस है, जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है, और जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S राइबोसोम होता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे सब्सटेंस रिसर्च करे जो कि केवल 70S राइबोसोम पे तो वर्क करते हैं लेकिन 80S राइबोसोम पे वर्क नहीं करते। तो अल्टीमेटली जो दवाई राइबोसोम पे वर्क करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और अल्टीमेटली वो मर जाएगा। तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक के दो ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, या तो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बैक्टीरिया के, या वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है दोस्तों। तो कौन कौन सी दो जो कैसे एंटीबायोटिक वर्क करते हैं, सबसे पहले या तो सेल वॉल पे वर्क करते हैं दोस्तों। सेल वॉल पे वर्क करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के। तो मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिसाइडल होते हैं। जो दवाइयाँ जनरली सेल वॉल पे वर्क करती हैं वो ज़्यादातर केस में बैक्टीरिसाइडल होती हैं। दूसरा, एक ये जनरलाइज वो है। दूसरा, जो भी दवाई बैक्टीरिसाइडल होती हैं, जो भी सेल वॉल पे वर्क करती हैं, उनका जो साइड इफेक्ट है, कॉमन साइड इफेक्ट है, वो है एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। लाइक जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हैं या फ्लोक्सासिन हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, ये बैक्टीरिसाइडल होते हैं और अपने सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं। दूसरा दोस्तों, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके अंदर तो एक और लेयर, जो सेल वॉल है उसके चारों तरफ एक और कवरिंग होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड की, और इसकी वजह से इनको मारना तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। दूसरा, जो 70S राइबोसोम है उस पर कम करते हैं, सम एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। सो बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो नहीं कर पाती और हमारे इम्यून सिस्टम को उनको मारने का टाइम मिल जाता है बैक्टीरिया को। तो ये इनको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। जो बैक्टीरियोस्टैटिक दवाई हैं जो 70S राइबोसोम पे काम करती हैं, तो दोस्तों जो ह्यूमन सेल आल्सो है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स वाई एंटीबायोटिक जो राइबोसोम पर काम करती हैं वो लॉन्ग टर्म यूज करने पर हेपेटोटॉक्सिक या नेफ्रोटॉक्सिक भी होती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं दोस्तों मैक्रोलाइड्स एंड डॉक्सीसाइक्लिन। अब आगे अपन दोस्तों और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, उससे पहले एक मैं अब आज जो अपना टॉपिक है उसका लास्ट चीज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टर इन चूजिंग एंटीबायोटिक। कौन कौन से फैक्टर हैं जब भी अपन एंटीबायोटिक चूज करते हैं तो अपने को उनको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले सपोज्ड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला फैक्टर ये है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस इन्फेक्शन के लिए हो सकता है, इसी के बेसिस पे अपन एम्पेरिक थेरेपी डिसाइड करते हैं। तो जैसे अगर किसी को URI है
तो अपने को पता है ग्राम पॉजिटिव की वजह से है, तो ग्राम पॉजिटिव की वजह से स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से है, तो अपने को जनरली पेनिसिलिन अमोक्सिक्लेव दवाई यूज देनी है या मैक्रोलाइड एजिथ्रो देनी है। लेकिन अगर किसी को डायरिया है तो हमको पता है कि डायरिया जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है या एनारोब्स की वजह से होता है, जिसको अपन ओफ्लॉक्स ऑर्निडाजोल या O2 टैबलेट देते हैं। तो हमने सपोज्ड पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देख लिया उसके पोर्टल ऑफ एंट्री से या उसका साइट ऑफ इन्फेक्शन से, उसके बेसिस पे अपन ने एंटीबायोटिक चूज करी। दूसरा दोस्तों जो फैक्टर है वो है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो मैंने जैसा बताया कि अगर पेशेंट ओपीडी पेशेंट है, आपके पास ओपीडी में आया है, तो अपने को हमेशा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करनी है, और अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है तो अपने को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना है। पेनेट्रेशन इन टारगेट टिश्यू, तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दवाई का एक्शन किसी भी साइट पे तभी होगा जब वो वहां पहुंचेगी। ऑब्वियसली जब दवाई पहुंचेगी नहीं तो उसका एक्शन कैसे होगा। अगर कोई दवाई जैसे अपने को ब्रेन की मेनिंजाइटिस को ट्रीट करना है और अगर वो दवाई ब्लड ब्रेन बैरियर को ही क्रॉस ना करे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी तो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, तो अपने को ब्रेन का इन्फेक्शन भी ठीक नहीं करेगी। ऐसे ही दोस्तों अगर कोई दवाई प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है तो वो बच्चे को भी हार्म पहुंचाती है। जो अपने एएनसी होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, अगर उनके कोई भी दवाई प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में पहुंच जाती है तो उसका इफेक्ट बच्चे पे भी होता है। तो कोई भी दवाई का इफेक्ट होने के लिए उस साइट पे वो दवाई पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो पेनिट्रेशन इन टारगेट टिश्यू, तो दोस्तों इसको अपन समझें। पहला जो फैक्टर है सपोज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, कैसे डिसाइड करेंगे अपन, सिम्टम, पोर्टल ऑफ एंट्री या उसका साइट ऑफ इन्फेक्शन से अपन डिसाइड करेंगे जिससे अपन एंटीबायोटिक चूज करेंगे। उसके बाद स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कैसा रखना है, अगर पेशेंट ओपीडी पेशेंट है तो अपने को नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड, अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज पेशेंट है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना है। पेनिट्रेशन इन टारगेट टिश्यू, दोस्तों अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी दवाई तो ही मेनिंजाइटिस को ट्रीट करेगी। अगर जैसा कि रिफाक्सीमेन, तो जो रिफाक्सीमेन है दवाई बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं अपन इसको, तो रिफाक्सीमेन ओनली गट ट्यूब के अंदर वर्क करती है। जो अपनी गट ट्यूब है, जो नैरो पाइपलाइन है उसके अंदर, ये गट में जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो केवल गट के अंदर जो ट्यूब के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनको ही ये किल करती है और बाकी ये गट से एब्जॉर्ब नहीं होती है। तीसरा जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है अपने ब्लडर में जाके बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होती है दोस्तों, तो ये अगर ब्लडर में कंसंट्रेट होती है तो जो ब्लडर का इन्फेक्शन है सिस्टाइटिस, उसको ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तीसरी बात दोस्तों जो मैक्रोलाइड्स हैं एजिथ्रोमाइसिन, इसका बहुत ही एक पिक्यूलियर फीचर है दोस्तों, ये लंग के मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल में जाके इकट्ठी हो जाती है, इसलिए न्यूमोनिया में बहुत अच्छा काम करती है और इसलिए ही इसको केवल 3 दिन देते हैं और उसके बाद ये कम से कम 7 दिन तक आगे ये वर्क करती रहती है, क्योंकि इसका लंग्स के माइक्रोफेज में अंदर इकट्ठी हो जाती है, इसलिए इसको केवल 3 दिन देते हैं और ये 7 दिन तक काम करती है। तो ये मैक्रोलाइड का ये पिक्यूलियर फीचर है। तो पेनिट्रेशन इन टारगेट टिश्यू, तो जहां इन्फेक्शन है वहां दवाई पहुंचेगी तभी वो वर्क करेगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है दोस्तों मेटाबॉलिज्म ऑफ एंटीबायोटिक एंड इंट्रैक्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ एंटीबायोटिक एंड इंट्रैक्शन। कुछ दवाएं एक दूसरे के इफेक्ट को घटा या बढ़ा देती हैं दोस्तों, अगर हम उनको एक दूसरे के साथ देंगे तो उसका वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल अचीव नहीं करेगा। पेशेंट ओवरऑल कंडीशन कैसी है दोस्तों, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक है तो एक्सीलरेट क्विकली, डी एक्सीलरेट स्लोली, ये अपने एंटीबायोटिक का रूल है। मतलब एक एंटीबायोटिक अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, तो उसको सीधा ब्रॉड स्पेक्ट्रम या अच्छा हैवी एंटीबायोटिक देना होता है और फिर धीरे धीरे उसको अपने को नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पे सेट करना होता है, क्योंकि अगर उसको अपन नैरो एंटीबायोटिक ही देते रहेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते रहेंगे तो रेजिस्टेंट के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर दोस्तों पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है ऑब्वियसली तो उसको आईवी एंटीबायोटिक देंगे, और अगर पेशेंट घर पे दवाई ले सकता है तो उसको ओरल दवाई देंगे। तीसरा दोस्तों जो है टाइमिंग ऑफ द डोजेज विद फूड, अगर फूड के साथ अगर कोई दवाई फूड उसके एब्जॉर्प्शन को रोक रहा है तो उसको फूड के साथ नहीं देंगे दोस्तों। और तीसरा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो साइडल है कि स्टैटिक है, तो अगर पेशेंट को बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो अपन उसको साइडल रख देंगे, अगर पेशेंट को नॉर्मल इन्फेक्शन है तो उसको अपन स्टैटिक दवाई देंगे। और लास्ट फैक्टर है दोस्तों बायो अवेलेबिलिटी, उसके बेसिस पे अपन डिसीजन करते हैं। तो ये जो फैक्टर हैं दोस्तों मेटाबॉलिज्म ऑफ एंटीबायोटिक एंड इंट्रैक्शन,
कुछ दवाएं एक दूसरे के इफेक्ट को घटा या बढ़ा देती हैं। पेशेंट ऑल ओवर कंडीशन, अगर पेशेंट सिक है तो एक्सलेरेट क्विकली, डी एक्सलेरेट स्लोली। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, अगर होम में है तो ओरल देंगे, हॉस्पिटल में है तो आईवी देंगे। टाइमिंग ऑफ डोजेज विद फूड, अगर फूड उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है तो फूड के साथ नहीं देंगे, खाने के साथ नहीं देंगे, उसको बाद में देंगे। और अगर पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन है तो साइडल ड्रग देंगे, और अगर हल्का इन्फेक्शन है तो स्टैटिक ड्रग देंगे, और साथ में उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या है। तो दोस्तों ये था अपना एंटीबायोटिक का इंट्रोडक्शन वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, इससे मेरे को मोटिवेशन होता है, मेरे को और अच्छा लगता है कि मैं जिससे और अच्छा वीडियो बनाऊं। और अभी इसी सीरीज में अपन एंटीबायोटिक से रिलेटेड नेक्स्ट जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, उसमें कैसे अपन जुडिशियस एथिकल यूज करें एंटीबायोटिक का, उसके बारे में दोस्तों लर्न करेंगे। थैंक यू।